सर्वप्रथम तो माफ़ी चाहूँगा कि जो मंच का एक नियम होता है उसको तोड़ रहा हूँ। आज सतना नगर में जिस उत्साह के साथ में इंदिरा ज्योति यात्रा और चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा का स्वागत हुआ, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कांग्रेस जन इस महत्वपूर्ण अभियान को बहुत तेजी के साथ में गांव-गांव तक बढ़ाएंगे। आज इस इंदिरा ज्योति अभियान जो समारोह है, इसकी अध्यक्षता कर रहे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मेरे पुत्रवत, जिन्हें मैं हमेशा स्नेह देता रहा हूं और मैं हमेशा बेटा ही कह के बोलता हूं, श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी, पूर्व विधायक श्रीमती कल्पना वर्मा जी, जिला कांग्रेस शहर के अध्यक्ष भाई इकबाल सिद्दीकी जी, मेरे साथ पूरे प्रदेश की यात्रा पूरी तपती धूप में करने वाले युवा नेता डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग, जो कि सम्यक अभियान शिक्षित युवा संगठन के प्रदेश समन्वयक हैं, महिला नेत्री श्रीमती सविता अग्रवाल जी, महिला नेत्री श्रीमती हेमलता सिंह जी और कांग्रेस के प्रवक्ता अमित गोयल जी और इस आज के समारोह में उपस्थित सभी मेरे गणमान्य बंधुओं, क्योंकि विषय थोड़ा जटिल है, इसलिए मेरा आग्रह है कि पहले मैं बात रख रहा हूं, पूरे विस्तार के साथ में संक्षेपित कर भी रहा हूं और उसके बाद में आप सबकी विचार चाहता हूं इस पे क्या होना चाहिए और यदि किसी का सवाल भी होगा तो उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। साथियों, 2 मई 2022 से सम्यक अभियान का शुभारंभ हुआ। इस सम्यक अभियान का शुभारंभ दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस की एक बड़ी विचित्र सी नीति का अध्ययन करने के बाद हुआ। चुनाव के ठीक 21-22 दिन पहले हमें जानकारी मिली कि महिला समूह, जो पहले महिला स्व सहायता समूह कांग्रेस के समय बने थे, वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बने थे और सरकारी योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा जा रहा था, वो अलग विषय है। उसके बाद में आरएसएस की नीति के तहत जो महिला समूह बनाए गए, वो महिला समूह माइक्रो फाइनेंस सिस्टम के लिए बनाए गए थे। उन्हें अध्ययन किया कि निम्न व निम्न मध्यम आय वर्ग की महिलाएं सचमुच परिवार का संचालन करती है और घर में अगर किसी किस्म की समस्या हो तो पिछले दरवाजे से जाकर अपनी सहेलियों से, अपना जिनसे जान पहचान है, उनके माध्यम से सहयोग लेकर उस समय काम चलाती थी। उधारी लेना, फिर उसको अदा करना, ये सिस्टम रहा और ये आज का नहीं, वर्षों पुराना सिस्टम है। इस सिस्टम का व्यापक अध्ययन करने के बाद में एक वासुदेव चिटनीस नामक एक व्यक्ति आरएसएस से जुड़े थे, उन्होंने बड़ा विस्तृत ड्राफ्ट तैयार किया और 2016 से इस पर काम शुरू हुआ। माइक्रो फाइनेंस के लिए देश की 22 प्राइवेट बैंकों को जोड़ा गया और बाकायदा नाम मात्र के ब्याज दर पर पैसा ब्याज में देने की बात उन बैंकों के माध्यम से शुरू हुई, वो भी समूह के माध्यम से। समूह ही वसूल करेंगे, समूह के प्रस्ताव पर भी मतलब कर्ज दिया जाएगा और 20 से 40 समूह के बीच में एक उनके अधिकारी होते हैं जिसको सबकी सब महिलाएं सर है, ये सबको पता होगा। और वो जो सर है, पेड़ के नीचे बैठ के या किसी घर में बैठ के वो एक नेचर की महिलाएं देख लेते हैं कि ये इस टाइप से हमारे पक्ष में आएंगे। अगर एकदम कट्टर कांग्रेसी है तो उनको नहीं बुलाएंगे वो, या दूसरे किसी पार्टी के कट्टर है तो उनको नहीं बुलाएंगे। बाकी सबको बुला करके भाजपा और आरएसएस की नीति के बारे में समावेशित करते हुए और महिलाएं कैसी मजबूत होगी आदि, मतलब
लोक लुभावन बातों से उनको प्रभावित करते हैं। बड़ा व्यापक उनका संगठन है और जो पन्ना प्रमुख वाली जो बीजेपी की जो कार्यवाही शुरू हुई वो भी उसी का एक नतीजा था। उसके माध्यम से पता लगाते कि निम्न व निम्न मध्यम वर्ग की कितनी महिलाएं हैं, इसमें से जो महिला समूहों से जुड़ गई है और उसमें उस सिस्टम में के तहत ढल गई है। अपन खुद भी लेती है, फाइनेंस का लाभ लेती है, अपनी दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है, उनको भी फाइनेंस का लाभ दिलाती है। एक बार फ्रिज ले लिए तो दूसरे बार वॉशिंग मशीन लेना है, कभी अपने पति को मोटरसाइकिल खरीदने की जरूरत है उसके लिए लोन दिलाना है, कभी बच्चों को फीस की जरूरत है तो उसके लिए लोन दिलाना है। ये सारा सिस्टम उनका बना। और चुनाव से कैसी बात हुई, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में महिलाओं को चिन्हित किया गया कि इस महिला के परिवार में कितने वोटर हैं, प्रति वोटर 500 रुपये कैसे भिजवाए जाए उस महिला के माध्यम से, तो वो वोट हमारे पक्के हो जाए। यदि पुरुषों के हाथ में पैसे पहुंचते तो हो सकता है कि शराब पी के छोड़ देते, लेकिन महिलाओं ने अपने पूरे परिवार को प्रभावित किया कि देखो उन्हीं के माध्यम से हमको फाइनेंस की सुविधा मिली हुई है और उन्होंने इस वोट डालने के लिए भी अपना सहयोग किया है। यह हमें 20-21 दिन पहले पता चली, इसके बारे में हमने बारीकी से अध्ययन किया। समय बहुत कम था, क्योंकि हमारे सिद्धार्थ जी अच्छे से जानते हैं 2018 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2 राज्य के लिए चुनाव की प्लानिंग मेरे हाथों तैयार की गई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी मैंने काफ़ी कुछ तैयारी किया था। लेकिन जब देखा कि मामला तो गड़बड़ हो रहा है तो मैंने उसी समय मान लिया कि अब इस चुनाव को संभालना कठिन है और पूरे देश में हम भले ही ईवीएम को दोष देते रहे, लेकिन वो माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम और महिलाओं के माध्यम से वोट बैंक को अपने पक्ष में करने वाला जो सिस्टम था बहुत ही व्यापक और कारगर था। उसका तत्काल हमारे पास कोई उपाय नहीं था। जब 2020 में सरकार हमारी गिर गई, उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर क्या किया जाए। आरएसएस के मुख्यालय से मैंने पता लगाने का प्रयास किया आगे क्या करेंगे। ये जो लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना जो चालू हुई, इसका ड्राफ्ट बहुत पहले तैयार हो गया और पूरे देश में कैसे सने सने महिलाओं को अपने पक्ष में लेकर के उनको ऐसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ये प्लान उनका पहले तैयार हो गया था। मैंने मान लिया कि अब इनने महिलाओं को अपने पक्ष में लेने की पुख्ता इंतजाम कर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो चूंकि मैंने 30 किताबें लिखा है, देश के नामी बड़े अखबारों में संपादक पद पर रहा हूँ और 3 पुस्तकें मैंने शिक्षित वर्ग के युवाओं के लिए लिखा था कैरियर गाइडेंस से संबंधित। एक विश्वविद्यालय में मैंने जीत करके जब युवाओं से मिला तो युवाओं ने बेरोजगारी की समस्याओं पर जिस तरीके से बताया उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा युवा खुद ही अपनी समस्या के बारे में बारीकी से नहीं जान पा रहे हैं, अपनी समस्या का बखान नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, उन युवाओं की स्थिति देखिए, वो न रो पा रहे हैं, न हंस पा रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और अंदर ही अंदर गलते जा रहे हैं। डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा इस क्षेत्र में, प्रायोगिक धरातल पर जाकर करना होगा। तब मैंने बेरोजगारी की समस्या क्या है, इसका निराकरण कैसे हो सकता है, इस पर व्यापक अध्ययन किया और 9 मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ा। सम्यक अभियान के 9 मुद्दे हैं और इसका शुभारंभ पास के रीवा से 2 मई 2022 से हुआ। पूरे प्रदेश में अभियान चला, बड़ा रूप ले लिया, काफ़ी युवा जुड़ गए और कमलनाथ जी इस बात पर सहमत थे कि इन मुद्दों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए, लेकिन मैं किसी का नाम तो लेना नहीं चाहता। सिद्धार्थ जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे कि बात तो हम भी समझ रहे हैं कि कुछ लोगों ने, क्योंकि उसमें सामंतशाही की खिलाफत थी, तो कुछ लोगों ने ऐसा अंदर से विरोध करना शुरू किया कि ऐन चुनाव के वक्त कम से कम शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे मैनिफेस्टो में शामिल न होने पाए। नहीं, लेकिन चुनाव में ठीक बात, एआईसीसी के वरिष्ठतम नेताओं ने कहा कि यदि इन मुद्दों को मध्य प्रदेश में मैनिफेस्टो में दे दिया जाता तो परिणाम आज कुछ और होता। मैं एकदम संक्षेप में मुद्दों पर उतरी विस्तार नहीं करूंगा, समय कम है।
58 साल की सेवानिवृत्ति आयु हुआ करती थी। पहले तो 55 ही थी और अभी भी केरल जैसे राज्य में 56 साल की है, लेकिन 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु हुआ करती थी। बेरोजगारी और अधिक बढ़ गई थी, बल्कि रिटायरमेंट की आयु और कम कर देना था। लेकिन सरकार के पास में रिटायर होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को एक मुश्त दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने उससे पहले 60 साल किया, फिर 62 किया और 65 पर पहुंच गए और उसे 70 तक पहुंचाने का भी प्लान था। यदि 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु कर दी जाती है तो हमारे शिक्षित युवाओं के लिए सम्मानजनक अवसर मिलेंगे। जब वरिष्ठ लोग सेवानिवृत्त होंगे तो युवाओं को अवसर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो ये हमारा पहला मुद्दा। हर हालात में 58 साल सेवानिवृत्ति आयु होगी, ये सीधा मुद्दा है, मतलब घुमाव फिराव नहीं है। दूसरा मुद्दा, सरकारी और निजी क्षेत्र में यदि एक समान वेतन की व्यवस्था हो जाती है तो आप प्राइवेटाइजेशन, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए ना, सीएम हाउस का भी प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जितनी नौकरियां होगी तो प्राइवेट में भी उतना ही वेतन होगा, सरकारी में भी उतना वेतन होगा। एक समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन, सरकारी हो या निजी क्षेत्र, यदि ये कर दिया जाता है तो किसी भी बेरोजगार को, किसी भी युवा को, किसी भी निजी क्षेत्र के एम्प्लॉय को कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब बात आती है हास्यास्पद, सोचेंगे इसको ऐसा कैसे हो सकता है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था है, ये की जा सकती है। और एक बात, बीजीएफ का प्रावधान संविधान में दिया हुआ है, वायबिलिटी गैप फंड। वायबिलिटी गैप फंड मतलब व्यवहार्यता अंतर निधि, अंग्रेजी का हिंदी में बता दिया मैंने। यानी यदि कोई प्राइवेट स्कूल चला रहा है तो उस स्कूल के फीस से जितनी व्यवस्था हो रही है उसके माध्यम से उन्हें सरकारी वेतन के बराबर वेतन वहाँ के शिक्षकों को नहीं दिया, संभव नहीं है। तो कितना संभव नहीं है, उसका ऑडिट होगा और ऑडिट होने के बाद में जो अंतर आएगा, यदि इतना रुपए प्रतिवर्ष इस स्कूल को दे दिया जाए तो सरकारी स्कूलों के बराबर वेतन दे सकता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगी? सरकार करेगी। और यह है बीजीएफ। बीजीएफ का प्रावधान हमारे संविधान में है, कोई नई बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बीजीएफ के आधार पर सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था हो जाए। आप लोग इससे सहमत हैं? दूसरा, तीसरा मुद्दा हमारा बड़ी आश्चर्य की बात है। 2003 में विश्व बैंक ने एक रैंकिंग प्रणाली बनाई, जिस देश में सबसे सस्ता श्रम होगा उसको बिजनेस के लिए सुगम माना जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम दिया गया रैंकिंग प्रणाली का, मतलब बिजनेस के लिए सुगम देश। तो जो बिजनेस के लिए सुगम देश होगा वहां पर श्रम सस्ता होगा, इंजीनियर सस्ते होंगे, कर्मचारी सस्ते होंगे, मैनेजर सस्ते होंगे। तो जहां सस्ते होंगे उसको रैंकिंग ऊंची दी जाएगी, वहां उद्योग ज्यादा लगेंगे। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चूंकि विश्व बैंक के बड़े पदाधिकारी रह चुके थे, इसलिए उन्होंने उस रैंकिंग प्रणाली को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये बकवास और आगे जाकर इसका करप्शन भी हुआ भी। 2021 में अंततः चाइना ने उसको मैनिपुलेट किया और बंद भी कर दिया गया। लेकिन जैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार के लिए सुगमता के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री मतलब उद्योग का युग उसके साथ जोड़ा और युवाओं से आग्रह किया कि इस उद्योग युग को आगे बढ़ाने के लिए साथ दे। कैसे साथ दे? मतलब जो भी वेतन मिले उस वेतन पे काम करने को तैयार रहे। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। इस देश में पहली बार आउटसोर्सिंग प्रणाली शुरू हुई। पहली बार इसलिए बोल रहा हूं कि आउटसोर्सिंग प्रणाली पहले कार्य विशेष के लिए हुआ करती थी। किसी नियमित नेचर के कार्य को संपादित करने के लिए कर्मचारियों को ठेके में जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी और ठेका पद्धति से कर्मचारी उस तरीके से नहीं रखे जाते थे। तो पूरा आउटसोर्सिंग हो गया।
उस आउटसोर्सिंग का नतीजा केवल उद्योगों तक नहीं रहा, सरकारी क्षेत्र में भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी आ गए और आज की स्थिति देखिए 70% सरकारी पदों पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है। 70% पदों पर। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दलालों के माध्यम से नियुक्ति होती है और जो आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से नियुक्ति होती है उसने 14,000 रुपये महीना तय किया तो 4,000 रुपये हर महीने की वो दलाली ले लेता है, 10,000 ही उस बच्चे को मिलती है। अगर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है, सरकारी में जाता तो कम से कम 80,000 मिलता, आउटसोर्सिंग में 10,000 में क्या काम करेगा वो, और किस तरीके से परिवार चलाएगा। हर परिवार में कलह का वातावरण बना हुआ है, बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे। सबसे ज्यादा अगर कोई कष्ट में है तो आज के युवा। तो हमने कहा कि हर हालात में ये जो युवाओं को दलालों के हवाले देने वाला सिस्टम है ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, इसलिए इसे पूर्णतः बंद करना होगा और कांग्रेस की ये मुख्य नीति होगी, इसे हर हालात में बंद कर दिया जाए। चौथी बात, सन 2020 को सब लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं? कोरोना की वजह से। आप सबको पता है कि सन 2020 में कोरोना संक्रमण आया था। मैं कहता हूं एक ही संक्रमण नहीं आया, 3 संक्रमण आए। एक संक्रमण को पहले गिना देता हूं, कोरोना को बाद में गिनाऊंगा। एक राजनीतिक संक्रमण आया और होली के समय में लोग रंगों का खेल करते हैं। हमारे विधायक लोग मंडी में पहुंच गए और रुपयों का खेल शुरू हो गया और वो जो मंडी वाला खेल, रुपयों वाला खेल हुआ, उसका नतीजा आया 20 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब दूसरा संक्रमण कोरोना संक्रमण जो पहले भी केरल के माध्यम से देश में आ गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण आया 20 मार्च 2020 को, जिस दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था। जबलपुर में कोरोना के 4 मरीज मिले। 24 मार्च 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा और नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना आपदा को अपनी सरकार के लिए अवसरों में बदलने का काम शुरू किया। 28 मार्च 2020 को सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्योगपतियों की बैठक बुलाई और उनसे कहा कि यदि आप डूइंग इंडस्ट्री यानी उद्योग युग के लिए किस प्रकार की सहूलियतें चाहते हो, आज हमें खुल के बताइए। उन्होंने कहा डॉक्टर BR अंबेडकर ने 14 से 16 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी प्राइवेट कंपनियों में और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भी हुआ करती थी, उसे उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट में बदल दिया था। मोदी जी अगर कुछ कर सकते हैं तो इसको 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में बदल दीजिए। तत्काल उन्होंने हामी भर दी और एक ही दिन में 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को सहमति मिल गई। यदि एक कंपनी में 3000 कर्मचारी कार्यरत थे 3 शिफ्ट में 8, 8, 8, तो तत्काल 12-12 घंटे की शिफ्ट हुई, 2 शिफ्ट बचे, मतलब 2000 कर्मचारी बचे। 1000 कर्मचारी कहाँ चले गए? बाहर। ये तीसरा संक्रमण था। इसके साथ साथ में हमारे अभी राजपूत जी इंटक के नेता अभी आए थे, अभी मौजूद हैं। वे अच्छे तरीके से श्रम कानूनों को जानते हैं और समझते हैं। हमारे यहाँ पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। 32 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम संहिता में बदल दिया गया। पहले के श्रम कानून कर्मचारियों के हितैषी, श्रमिकों के हितैषी हुआ करते थे, उसके लिए समय समय पर परिवर्तन हुए। ये श्रम कानून सिर्फ उद्योगपतियों के हित में बनाए गए और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था कर दी गई। 3 साल 5 साल के लिए आपको नौकरी नेगुलर नेचर की दे दिए, उसके बाद गई नौकरी। बड़ी विचित्र स्थिति, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और सम्माननीय राजपूत जी, आप भली भांति जानते हैं कि सन 1971 में इंदिरा गांधी ने ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एक्ट लाई थी। उसके तहत यह व्यवस्था थी कि प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारियों की छटनी तो कर सकती है, किंतु रिकॉग्नाइज्ड यूनियन की सहमति से ही करेगी। लेकिन वो ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एक्ट को भी हटा दिया गया और इंदिरा गांधी के टाइम में
उनसे पहले अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही व्यवस्था थी। जिस कंपनी में 300 कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कर्मचारियों की छंटनी के लिए। इंदिरा गांधी ने सोचा ये बड़ा गलत कानून है, कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, तो ये मनमानी करते हैं। इसीलिए उन्होंने ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एक्ट भी लाया था। और दूसरा ये लाया, वो जो 300 कर्मचारियों का प्रावधान था उसको 100 कर्मचारी में बदल दिया और कहा कि यदि 100 कर्मचारी भी आपकी कंपनी में है तब आप सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 100 कर्मचारी वाले को भी रिकॉग्नाइज यूनियन से सहमति लेनी पड़ेगी। मतलब निजी क्षेत्र की कंपनियों को कर्मचारियों की छंटनी करना आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने जहां रिकॉग्निशन यूनियन का कॉन्सेप्ट खत्म किया, वही जो 300 कर्मचारियों वाली व्यवस्था थी उसको बहाल कर दिया, 100 से 300 कर दिया। इंदिरा जी ने कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया था, इन्होंने उद्योगपतियों के हित में निर्णय लिया। और यही नहीं रुके, यदि एक ही परिसर में एक कंपनी चाहे तो कार्य विशेष के आधार पर कई कंपनियां छोटी छोटी बना सकती है और 300 कर्मचारी करते भी वो 10,000 कर्मचारी भी कर दे और वो बाद में बोले कि हम तो 300 से अधिक कर्मचारी रखे ही नहीं है। तो बिना सरकार की अनुमति के उनको कर्मचारियों को निकालने की आज़ादी मिल गई। इतनी बड़ी आज़ादी अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं थी, उतनी आज़ादी। इस प्रकार इन सब श्रम कानूनों को बदलने से 48% बेरोजगारी केवल 2020 में नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों के कारण बढ़ गई। क्या आप लोगों को पता था? इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी। हमारे सम्यक अभियान के तहत हमने स्पष्ट किया है कि इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित किया जाएगा सरकार का, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी सुनिश्चित कर दी जाएगी और जो श्रम कानून उद्योगपतियों के हितार्थ है उनको कर्मचारियों के हितार्थ कर दिया जाएगा। ये 4 बड़े शिक्षित बेरोजगार युवाओं से संबंधित बड़ी बातें हैं और ये हमारे युवाओं तक पहुंचाने की। इसके साथ साथ जातिगत जनगणना का कॉन्सेप्ट हमने ही उठाया था 2 मई 2022 से, और ये जब बड़ा रूप लिया तो मुझको सम्माननीय खड़गे साहब ने एक बार बुलाया फरवरी 2023 में और उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय पर बताइए। हम 10 मिनट की मीटिंग के लिए गए थे, 1.25 घंटे तक हमारी मीटिंग चली। मेरे साथ सम्माननीय राजमणि पटेल जी भी गए हुए थे। जब 1.25 घंटे की मीटिंग हुई तो ये निर्णय पर पहुंचे, खड़गे साहब ने कहा कि ये जातिगत जनगणना का मुद्दा हम कर्नाटक के चुनाव से उठाएंगे और ये सबके लिए गर्व की बात है कि इस मुद्दे को जोर शोर से अंततः राहुल गांधी जी ने उठाया और सरकार को विवश होकर उस मुद्दे को मानना पड़ा, जातिगत जनगणना। लेकिन हमने इसमें एक्सीलेंस कैटेगरी की भी बात रखी थी, इसको भी समझना होगा। तो जाति रहित वर्ग रहित 10% आरक्षण उन लोगों को दिया जाएगा जो सबसे अधिक अंकधारी और प्रतियोगी परीक्षा में लाते हैं। ये बात भी हमने उसमें रखी थी और आगे जाके इसमें होना है। वर्गगत आरक्षण में आखिर करके आर्थिक स्थिति को भी आधार बनाए जाने का ड्राफ्ट है। किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को इस बात को लेकर तनाव में रहने की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ आरक्षण में डोमिसाइल की नीति होना अत्यंत अनिवार्य है। ये सतना है, पास में उत्तर प्रदेश है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ का अनुसूचित जाति का है, उसने स्वजातीय किसी महिला से, लड़की से शादी किया उत्तर प्रदेश की, वो यहाँ आकर के उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। कल्पना जी सही है कि गलत है? ये स्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चाहे ओबीसी के हो, चाहे आदिवासी वर्ग के, किसी भी वर्ग के हो, इसमें डोमिसाइल की नीति समाप्त कर देना चाहिए। एक बात और, ये जो ईबीसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के अलावा, वो ऐसा वर्ग है, नाई, धोबी, कुमार, ये भीमर, माझी, केवट, बंजारा, पाल, बघेल, ये परंपरागत पेशेवर समाज है जो बहुत अधिक पिछड़ा है। इस वर्ग की अलग से जनगणना हो करके इनको परंपरागत पेशे के अनुरूप मुख्य धारा से जोड़कर इनके लिए नई योजना बनाने की जरूरत। ये हमारे मुद्दे थे। इसके अलावा 8वां मुद्दा हमारा इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग। 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ के किसान अब आधुनिक पद्धति से
कृषि नहीं कर सकते, इनको इंडस्ट्री के साथ में एग्रीमेंट करते हुए और कम्युनिटी फार्मिंग मतलब किसानों को आसपास के जोड़ करके आधुनिक पद्धति से कृषि करके न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने बल्कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का ये कॉन्सेप्ट है। और कमलनाथ जी के सरकार के समय में इस पर हमने योजना बना लिया था। यदि सरकार पूर्ण कार्यकाल करती तो निश्चित रूप से नई कृषि क्रांति का उदय उसी कार्यकाल में हो जाता। और हमारा आखिरी मुद्दा, पूर्व राजा महाराजाओं ने कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट को भी धक्का बताते हुए ढेर सारे प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट बना करके सारी संपत्ति को अपने पास रख लिया। और जो किले और महलों में रह रहे हैं, ये किले और महलों में रहने का उनको अधिकार नहीं, सब पुरातत्व महत्व के हैं, तो उनके सारे ट्रस्ट भंग कर दिए जाए। जो कुत्ते बिल्लियों के नाम तक उन्होंने संपत्ति करके रखा है उसको सरकारी कर दिया जाए और उनके जो महल और किले सरकारी कर दिया जाए, तो उनके जो हमें धन प्राप्त होगा उससे हम शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरे अवसर ला सकते हैं, स्वर्णिम अवसर ला सकते हैं, उनके लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं। ये हमारे 9 मुद्दे सम्यक अभियान। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारा ये अभियान चल रहा था, चुनाव 2023 में होने के बाद में पुनः हमने 7 फरवरी 2024 से ही 2023 में चुनाव हुए विधानसभा के, पराजय मिल गई, हम हार नहीं माने। हमने तत्काल 7 फरवरी 2024 को गुरुदेव की पाठशाला स्थापित की गई और उसमें महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया कि महिलाएं राजनीतिक लेवल पर मजबूती के साथ सामने आए। और इसी के साथ सम्यक अभियान पुनः गति पकड़ लिया। लेकिन मैं मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने गया था 12 जुलाई 2024 को। उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके जब निकला तो बाहर एक पत्रकार दैनिक भास्कर के आए और उन्होंने कहा, सर भारत सरकार ने इंदिरा जी को संविधान की हत्या करने वाली निरूपित करते हुए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ट्वीट और रिट्वीट भी किया है। मैंने कहा मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। बोले नहीं, अभी ये मैसेज आया, इस पर कोई टिप्पणी दीजिए। मैंने बोला मैं आज कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं रास्ते में चलते हुए इस पर चिंतन करता रहा। उसके बाद तत्काल दूसरे ही दिन दिल्ली गया, कई बड़े नेताओं से मैंने बात किया कि भाई इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लागू की थी, संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित प्रावधानों के तहत अमेरिकी साजिश से इस देश को बचाने के लिए, अस्थिरता से के दौर से बचाने के लिए बाकायदा मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास अनुशंसा भेजकर और राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल लगा था। ये असंवैधानिक नहीं था, इसको संविधान की हत्या करके आपातकाल लागू करना नहीं माना जा सकता। ये गलत है। और इंदिरा जी अब इस धरती पर नहीं है, उनके अनुपस्थिति में संसद को कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। दूसरे के यदि संविधान की हत्या 50 साल पहले हो गई तो नया संविधान कब बना? और जब संविधान ही नहीं बना तो मरे हुए संविधान के भरोसे हम चल रहे हैं क्या? तीसरी बात, ये कैसे संस्कृति का पैरोकार करने वाले लोग हैं, इनको ये पता नहीं कि हत्या दिवस कभी मनाया नहीं जाता, सेलिब्रेट नहीं किया जाता। कभी किसी ने सुना है क्या? हत्या दिवस मनाने के बाद कभी किसी ने सुना क्या? हमारे राजीव जी की हत्या हो गई थी, हम हत्या दिवस मनाते हैं क्या पुण्यतिथि मनाते हैं? बताइए आप लोग। पुण्यतिथि मनाते हैं ना, हत्या दिवस तो नहीं मनाते ना। इन्होंने संविधान हत्या दिवस घोषित किया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा। मैंने काफी बड़े नेताओं से बात किया और जब नेताओं ने हार मान ली कि बोले रोकड़े साहब ये बहुत जटिल विषय है, इस विषय पर अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, इसलिए हम बचने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जितना बच जाए उतना अच्छा। नहीं, हम नहीं बचेंगे। मैंने जिद किया, हम नहीं बचना चाहते, हमको इनका जवाब देना होगा। मैंने 25 जुलाई 2024 को ठीक 13 दिन बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को बुक किया और वहां पत्रकार वार्ता करने का निर्णय लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 24 तारीख से ही प्रेस पुलिस वाले, तमाम न्यूज, तमाम एजेंसियां वाले, सरकार की एजेंसियों वालों के फोन आने लगे कि आप पत्रकार वार्ता नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करने से रोकने का अधिकार भारत सरकार के पास नहीं है। आपकी एजेंसियां रोक नहीं सकती। इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि मैं बड़े प्रेसों में संपादक के पद पर रह चुका हूं। प्रेस क्लब मेरा है, मैं वहां कोई भी बात रख सकता हूं।
यदि बात गलत होगी, कानून के खिलाफ है, तो मुझे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। आप मेरे उस दिन के प्रेस वार्ता को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब मैं गया पत्रकार वार्ता करने के लिए, तो पत्रकारों की संख्या से दुगनी संख्या में पुलिस वाले थे और वो रोक रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद मैं हंसते हुए गिरफ्तारी दी। जब मैंने अपनी बात रखी 1.25 घंटे की, तो मैंने शुरुआत किया। शुरू में ही मैंने कहा कि अमित शाह जी, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, किराया के मकान में रहता हूं, बुलडोजर कहां चलाओगे? ये गाउन अंतिम सांस लेता रहता है, जांच किस बात की कराओगे? इसीलिए हिम्मत करके आपके गलत निर्णय के खिलाफ सच्चाई को सामने रखने आया हूं। और जब मैंने अपनी बात 1.25 घंटे की मीटिंग में रखा, पत्रकार वार्ता में रखा, तो उसके बाद सबसे वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर की ओर मुखातिब होते हुए मैंने कहा, अब आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। उन्होंने कहा, नहीं साहब, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि 1 कप कॉफी पिला देंगे। या आप लोग कीजिए। उसके बाद पूरे एआईसीसी में लगभग मेरा स्वागत हुआ। तमाम बड़े नेता आए और उन्होंने कहा, लाजवाब तरीके से आपने बात रखी, पूरी बीजेपी गिर गई यार। और मुझे अधिकृत किया गया कि देश के तमाम राज्यों की राजधानी में जाकर इस जटिलतम विषय पर पत्रकार वार्ता आपकी है। मैं नागपुर गया, आरएसएस का मुख्यालय होने के कारण मेरे कान के पास कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बोलने लगे, साहब यहाँ पत्रकार बहुत घेरते हैं, बचिएगा। बोला बोलने दीजिए, देखते हैं। उसके बाद मुंबई, लखनऊ में तो बंदूकधारी आ गए, मेरे रूम में घुस गए और मेरे को तरह तरह की बातें बोलने लगे। केंद्रीय मंत्री के लोग थे और बंदूक को बार बार दिखाए मेरे पास में, क्या ऐसा है और ये ऐसा नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैंने उनसे कहा कि भाई ये बार बार बंदूक क्यों मेरे को दिखा रहे हो आप लोग? क्या बंदूक का डर बता रहे हो? अरे मेरे पास भी बंदूक है। आप क्या सोचते हो कि मेरे पास बंदूक नहीं है, बिना बंदूक का आया हूं? और मेरे पास जो बंदूक है वो और ज्यादा शक्तिशाली है, और वो बंदूक है ये बंदूक है। मैंने कहा कि आपका नेता फर्जी मीसाबंदी है। 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति पर मीसा की कार्रवाई नहीं हो सकती थी, और जो मीसाबंदी अपने आप को बता रहा है वो पूर्ण रूप में फर्जी है, क्योंकि उस समय उनकी उम्र मात्र 17 साल। अब हमने जब पूरे देश में पत्रकार वार्ता किया, उसके बाद मेरे मन में एक विचार आया। अब मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा, बिल्कुल विषय के आखिरी नोट पे पहुंचा रहा हूं। मैंने कहा 1966 में पचमढ़ी में युवक कांग्रेस का सम्मेलन था। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र उस समय मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय नेता भी थे, और तत्कालीन कांग्रेस नेत्री विजया राजे सिंधिया उसमें मौजूद थे। तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कहा, हम इस देश का, इस राज्य का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, लेकिन ये राजा महाराजा हमको कुछ करने नहीं दे रहे हैं। तो गुस्से में, आवेश में आकर राजमाता विजया राजे सिंधिया ने जो शब्द कहा वो बताता हूं। उन्होंने कहा, इस इंदिरा गांधी को मैं पद से हटा के रहूंगी और ये उनके चमचों को भी मैं हटा के रहूंगी। ये प्रण लिया था, चमचों शब्द का उपयोग की थी, इतिहास में दर्ज है पूरा। और 1 साल बाद ही उसने 561 देशी रियासतों को एकजुट किया, एकाधिकार युक्त पूंजीपतियों को एकजुट किया, और जो कांग्रेस में रहते हुए, गांधी का नाम लेते हुए यहाँ टिके हुए थे, लेकिन गोडसे के बातों में, गोडसेवादियों के विचार में घुसे हुए थे, उन लोगों ने साथ दिया, उनको तोड़ा, और संयुक्त विधायक दल की सरकार 1967 में बना दी गई। कांग्रेस की निर्वाचित पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार को गिरा दिया। उनके पोते ने, विजया राजे सिंधिया ने, अपने दादी का अनुसरण करते हुए 2020 में सरकार को गिरा दिया कांग्रेस की। इसीलिए मैंने सोचा, क्यों नहीं इनके महल के सामने हम इंदिरा जी की 107वीं जयंती को संकल्प दिवस समारोह के रूप में मनाए, और उस दिन प्रण करे कि तब तक ये अभियान नहीं रुकेगा जब तक बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित नहीं होगा। तो हमने
ग्वालियर में महल के सामने फुलबाग मैदान में इंदिरा जी की 107वीं जयंती संकल्प दिवस समारोह के रूप में आयोजित किया। तब तक लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के बातों को लेकर दुष्प्रचार शुरू हो गया था। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र सुनील शास्त्री जी को भी उस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया था। उनकी पुत्रवधू भी आई। उस दिन हमने 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान का शुभारंभ किया, जो आपके सामने है। 1 साल बीता। 1 साल भर में हमने कई कार्यक्रम इंदिरा ज्योति अभियान के किए और इस बीच मेरे मन में विचार आया, ये कैसा राम राज्य है। मुख में राम, बगल में छुरी, बदले की भावना में कुछ भी किया जा रहा है। चहुओर भय का वातावरण, भ्रष्टाचार का वातावरण है और कोई सुखी तो महसूस कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा महात्मा गांधी, यहाँ मुस्लिम वर्ग के बंधु भी है, हमारे अध्यक्ष महोदय भी मुस्लिम है, इसलिए बताना चाहूंगा कि मैंने कहा कि भोपाल के नवाब के आमंत्रण पर महात्मा गांधी 3 दिवसीय प्रवास पर भोपाल आए थे 11 सितंबर 1929 को और उन्होंने बेनजीर मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा नवाब के लोगों की इस सभा पर कि देश स्वतंत्र होगा तो वे किस प्रकार का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि देश स्वतंत्र होगा तो वे राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा राज्य जिसमें भय न हो, भ्रष्टाचार न हो, भेदभाव न हो, दुख की कल्पना न कर सके और न्याय सुगम हो। तो वहां उपस्थित मुस्लिम वर्ग के कुछ बंधुओं ने कहा कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बंधु इस मंच पे आके बोलिए, मेरे लिए राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, दोनों ईश्वर के ही रूप हैं और भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त, दुख रहित, सुगम न्याय प्रणाली से युक्त शासन व्यवस्था को राम राज्य इसलिए कहते हैं कि अवधपति श्री राम ने जितने भी कानून बनाए गए थे अपने पर लागू किया था, सारे भुगतान किए थे। मर्यादा युक्त आदर्श जीवन शैली और आदर्श शासन पद्धति से युक्त उन्होंने शासन बनाया था। पूरे विश्व ने उसको माना, वहां पर सांप्रदायिक बात नहीं आई। इसीलिए हम चाहते हैं वैसा राज्य इस देश में स्थापित हो और सबके लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि 40 मिनट का अपने उन्होंने अवधारणा रखी। उसके बाद वहां उपस्थित सारे के सारे मुस्लिम बंधु यह नारा लगाते हुए उनके साथ वो चले कि अंग्रेजों को भगाएंगे, राम राज्य लाएंगे। पूरे देश में राम राज्य की अवधारणा मूर्त रूप लेने लगी और आप देख रहे हैं मित्रों क्या हो रहा है। ये क्या राम राज्य है वर्तमान दौर में जो चल रहा है? उस समय अवधपति श्री राम अपने राज्य में अपने गुप्तचरों के माध्यम से सर्वे कराते थे, पता लगाओ कहीं उनके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। यदि कोई दुखी हो तो उसका दुख तत्काल दूर कर दिया जाता था। अब भी नरेंद्र मोदी जी के गुप्तचर यानी तमाम एजेंसियां सर्वे करा रही है और ये पता लगा रही है सर्वे से, पता लगाओ थोड़ा अंतर हो गया राम वाले में और इनमें अंतर हुआ, पता लगाओ उनके राज्य में कोई सुखी तो नहीं है और यदि सुखी हो तो सामत आ गई, एजेंसी पड़ गई थी। अंतर इतना बड़ा हो गया है। इसीलिए हमने 19 नवंबर 2025 को इंदिरा जी की 108वीं जयंती मनाते हुए उस दिन पवन खेरा जी आए थे, मीडिया विभाग के प्रमुख, कांग्रेस के बड़े नेता पूरे प्रदेश के थे, देश के भी कई नेता मौजूद थे। उनके सामने चले राम राज्य की ओर अभियान का शुभारंभ किया और बताना चाहता हूँ इस चले राम राज्य की ओर अभियान के केंद्रीय समन्वयक एडवोकेट सैयद साजिद अली है। एडवोकेट सैयद साजिद अली है इसके केंद्रीय समन्वयक और उसमें एक सिख, एक ईसाई, एक जैन, एक बौद्ध, एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक ईबीसी, इस प्रकार हर वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया जो बौद्धिक वर्ग के हैं और ये पूरे देश में चले राम राज्य की ओर अभियान चला रहे हैं। जब हमारे मुस्लिम बंधु ये कहेंगे जोर देकर के कि हमें भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त राम राज्य स्थापित करना है तो ये भाजपा के लोग क्या जवाब दे पाएंगे? और हम लोग पलट के ये न बोलेंगे, हमारी माताएं बहनें महंगाई देखते हुए ये नहीं बोलेगी क्या यही राम राज्य है? तो इस सबके जुबान पर ये डायलॉग आ जाए क्या यही राम राज्य है?
अगर ये डायलॉग आ गया तो इन लोगों का करारा जवाब दिया जा सकता है। तो ये है चले राम राज्य की प्रक्रिया। अब बात आई, मुझको केंद्रीय नेताओं ने कहा कि साहब ये अभियान बहुत अच्छा है, इसको और अधिक गति देने के लिए कुछ करिए। तो महात्मा गांधी ने कलकत्ता वार्षिक अधिवेशन 1920 में सरकार, ब्रिटिश सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था जो पारित हुआ, लेकिन उस समय शुरू नहीं किया गया। उसके बाद में 28 दिसंबर 1920 को नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में पुनः इसको सहमति दी गई। तब भी लोग सामने आके शुरू नहीं कर रहे थे। तो महात्मा गांधी अली बंधुओं के स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, उनके आमंत्रण पर छिंदवाड़ा गए और छिंदवाड़ा में उन्होंने चिटनीसगंज में पूरी की पूरी अपनी सभा को असहयोग आंदोलन पर केंद्रित कर दिया। वो था 6 जनवरी 1921 का दिन। तो 6 जनवरी 1921 को उन्होंने कहा कि आज से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। हमने सोचा इस सरकार के खिलाफ भी हमको ऐसा ही असहयोग आंदोलन चलाना है। कैसे चलाना है? ये जो बेरोजगारों के दलालों के हवाले कर दिया है, ये जो भय और भ्रष्टाचार का वातावरण फैला दिया है, तो महात्मा गांधी की अवधारणा के राम राज्य को धरातल पर लाना है। इंदिरा गांधी ने जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण, घाटे में चल रहे उद्योगों का सरकारीकरण या सरकारी सहयोग की थी, और उस समय व्याप्त बेरोजगारी दूर तो हुई, घर से ढूंढ कर नौकरी देने की स्थिति बन गई थी। यदि हम महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी का अनुसरण करते हैं तो अब भी बेरोजगारी पर अंकुश पाया जा सकता है। इसलिए हमने इंदिरा ज्योति अभियान और चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा 6 जनवरी अभी हाल में 2026 से शुरू किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से होते हुए ये यात्रा आज आपके सतना में आई है। 5 जून को सागर में इसके प्रथम दौर का समापन होगा। इसके बाद में ये यात्रा हर जिले में प्रमुख मार्गों से होकर के निकलेगी। ये हर जिले में चलेगी। वहाँ के स्थानीय नेता, जिला कांग्रेस कमेटी और भी जो आयोजन में जुड़ेंगे उनके माध्यम से। और तीसरे दौर में गांव-गांव में यात्रा जाएगी। हर गांव में 5 सम्यक मित्र वरिष्ठ जन और 5 क्रांति दूत जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उनको बनाया जाएगा। किसी भी विचारधारा के हो, अगर वो युवा हमारी इस विचारधारा में आते हैं बेरोजगारी की समस्या के कारण में, तो उनका स्वागत होगा, उनको क्रांति दूत बनाया जाएगा। और इस प्रकार उनके माध्यम से हर घर हर द्वार तक इंदिरा जी के क्रांतिकारी निर्णयों को पहुंचाया जाएगा और महात्मा गांधी की अवधारणा को पहुंचाया जाएगा। एक बात आती है, मुझको हर जगह पत्रकार वार्ता में पत्रकार लोग पूछते हैं, अचानक कांग्रेस को राम कैसे याद आ गया? अब तक तो कांग्रेस ने राम का नाम नहीं लिया, तो हमारे कांग्रेसी घबरा जाएंगे, फिर ये बात आएगी। इसलिए उस बात को भी थोड़ा बता देना चाहता हूँ 1 मिनट में। इंदिरा गांधी ने 1969 में रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह समिति अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनाई थी और उसकी अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी स्वयं बनी थी। उसके कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण सिंह बने थे जो आज भी हमारे बीच हैं, और उसके उपाध्यक्ष 6 राज्यों की जिम्मेदारी, हिंदी भाषी राज्यों की जिम्मेदारी देते हुए आप लोगों के लिए गर्व की बात, पंडित शंभुनाथ शुक्ल बनाए गए जो इस विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो उस समय में हर गांव में जो स्कूल हुआ करती थी, शनिवार के दिन बाल सभा होती थी। उस बाल सभा में रामायण की अंताक्षरी हुआ करती थी और उपस्थित शिक्षक रामादर्श के बारे में बच्चों को पढ़ाते थे। रामादर्श क्या? और हर गांव में मानस मंडली बनी थी। वहां दरी, वाद्य यंत्र, 5 रामायण दी गई थी और 72 रुपए 72 रुपीज प्रति वर्ष उस रामायण मंडली को चलाने के लिए दिया जा रहा था इंदिरा जी के टाइम। हर जिला मुख्यालय में लगभग, सतना में है कि नहीं मैं नहीं जाता, मानस भवन है कि यहाँ पर नहीं है ना? तो प्रत्येक जिले में मानस भवन बनाने का प्रस्ताव आया था और हर जिले में मानस भवन बनता था, कुछ सरकारी सहयोग, कुछ निजी सहयोग के माध्यम से। उस मानस भवन के माध्यम से राम राज्य की अवधारणा और राम के आदर्श स्वरूप को
जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। मतलब इंदिरा गांधी ने इससे पहले भी रामादर्श को प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की थी। ये जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को होना चाहिए ताकि भाजपा के लोगों को करारा जवाब मिल सके। ये हमारा कुल अभियान है। अब मैं एक आग्रह करना चाहता हूं। अब इसके बाद में हमारे सिद्धार्थ जी से, हमारी कल्पना जी से, हमारे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सिद्दीकी जी से और भी जो वरिष्ठ जन हैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार रखें कि क्या इस पर कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्या कमी है, इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए। और आप लोगों में से किसी के भी सवाल होंगे वो सवाल भी मुझसे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो जनता को पेश करना है। और एक आग्रह है, 2 मई 2022 से मैंने इस अभियान को शुरू किया है। अभियान बहुत गति पकड़ लिया। 11 लाख युवा हमारे सम्यक अभियान से जुड़े हैं। 28,000 प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जुड़े हुए हैं। निजी अस्पतालों की नर्सेज जुड़ गई है बड़ी संख्या में, और एक बड़ा वातावरण हम बना रहे हैं। मैं देश का शायद बहुत बड़े वेतन का संपादक रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे पास था सब कुछ लगा चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। और कांग्रेस पार्टी का मैंने प्रत्यक्ष तौर पर कोई सहयोग नहीं लिया है। संसाधन इतने नहीं हो सकते, अभी भी 2 रथ चल रहा है, ये गाड़ी चल रही है, समय समय पर 2 गाड़ी भी करना पड़ता है, कई जगह सुरक्षा का भी कारण आया है। इन सामंतशाहियों ने मेरे पर बहुत 1-2 बार अटैक भी कर दिया है। ये भी कई बात आती है, सरकार के खुद सीआईडी वाले कहते हैं कि आपको सुरक्षा लेना चाहिए। परिस्थिति ये बन रही है कि मुझे अभी ये नींद के दौरे पर ही आने का टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरे रथ न रुक जाए और ये न थम जाएंगे। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ, चाहे 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, जितना सहयोग अगर आर्थिक रूप से आप कर सकते हैं तो करिए। 2028 में 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और देश में सरकार बनाने का हमारा संकल्प है। ये यात्रा नहीं रुकेगी, इसका रुकना घातक होगा। इसलिए आप सबसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। ये भी एक आज़ादी की लड़ाई है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज तानाशाहियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और इनसे, क्योंकि भ्रामक पराकाष्ठा का दौर है, इससे युवाओं को निकालना पड़ेगा। जब तक युवा निकलेंगे नहीं तो हमारे राजीव गांधी का स्वप्न था 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, 1/4 समय निकल चुका है, ये 2/3 समय अभी बचा हुआ है। इसमें हम 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य की कल्पना को साकार कर सकते हैं। आप सब लोगों के सहयोग की हमें जरूरत है। अब मेरे साथ थोड़े नारे लगा दीजिए और इसके साथ में विराम। मैं इंदिरा गांधी और उनके लिए बोलूंगा तो आप जय बोलिएगा, मैं आगे का बता। शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की जय। शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की जय। शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। अब मैं कहूंगा, लुटेरों को हटाएंगे, आप लोग कहिए राम राज्य लाएंगे। लुटेरों को हटाएंगे, राम राज्य लाएंगे। लुटेरों को हटाएंगे, राम राज्य लाएंगे। लुटेरों को हटाएंगे, राम राज्य लाएंगे। अब मैं कहूंगा, भय और भ्रष्टाचार मिटाना है तो राम राज्य की ओर चले। आप बोलिए, भय और भ्रष्टाचार मिटाना है तो राम राज्य की ओर चले। भय और भ्रष्टाचार मिटाना है तो राम राज्य की ओर चले। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाना है तो राम राज्य की ओर चले। नई कृषि क्रांति लाना है तो राम राज्य की ओर चले। सम्यक विकास पाना है तो राम राज्य की ओर चले। नव क्रांति लाना है तो राम राज्य की ओर चले। धन्यवाद मित्रों। इस